हाय स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि सर बार बार पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सर दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहे थे कि सर पहला चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम पहला चैप्टर ही दोबारा वो कर दिए। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, आप पहला चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं। तो बाकी लोगों को भी तो हमने पहले चैप्टर का कुछ हेडिंग पढ़ाया, जैसे गुलाम ला वगैरह पढ़ा दिया। तो आज सोचे कि दूसरा चैप्टर ही पढ़ा है भाई, तो दूसरा चैप्टर आप आज में स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। और जिसको भी पहला चैप्टर पढ़ना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पहला चैप्टर पढ़ सकता है। मैंने सभी वीडियो पहले चैप्टर के डाल रखे हैं। और आज से हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये था तो हम आज से स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। दूसरे चैप्टर का यह पहला हेडिंग हमारा है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझते हैं कि होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक तल ले लिया। इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई तल ले लिया और ये जो तल है वो क्षेत्र के लंबवत लिया। क्षेत्र के लंबवत लेने का मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और हमने तल ऐसे लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत है। जैसे कि तल ये है और वैद्युत क्षेत्र ये है, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हमने एक तल ले लिया ये, तो दोनों के बीच क्या है, 90 अंश का कोण बनाना है। ऐसे है तो 90 अंश का कोण बना, यानी लंबवत है दोनों, अभिलंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई हमने इसके अभिलंबवत एक तल ले लिया। अब मान लेते हैं कि इस तल से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, अभिलंबवत गुजर रही है। ये वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही है, मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही है। तो परिभाषा के अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब चूंकि ये पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से, ये तल से अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से अभिलंबवत, किसके लंबवत, तल के लंबवत। अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, एक हमने तल लिया और इस तल से अभिलंबवत लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। देखिए इनके बीच का कोण ये तल हुआ, तल के बीच का कोण क्या है, तल और ये वैद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या है, 90 अंश है। तो इसको हम कहेंगे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिर से सुनते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ आता है बात वैद्युत बल रेखाएं। तो हमने पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, जब हमने चार्ज पढ़ाया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ाया, उसके बाद हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाया था। तो आप लोग जाकर पढ़ लेंगे वैद्युत बल रेखाएं, मेरे नीचे वीडियो में है। और यहाँ वैद्युत वही कह रहा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई तल लेते हैं और तल के लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की गुजरने वाली संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक डिफिनीशन तो आपका ये हो गया। एक डिफिनीशन ऐसे आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ये सरफेस हो गया, तल हो गया और इस तल का कोई ना कोई एक एरिया है, तो मान लीजिए कि इसका एरिया है और इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ मान लीजिए कि ये ई है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हो गया दोनों की क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा और तल के क्षेत्रफल, ऐसे भी कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ तक लगभग सबको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये मान लेते हैं कि ये लंबवत नहीं जा रही, ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो लंबवत नहीं जा रही। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तल हो गया, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और वैद्युत बल रेखाएं वैसे जा रही है। क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ ही जाएंगी, ये आपने पढ़ा है ऐसे, तो ये मान लीजिए कि अब हो गया ऐसे जा रही है। तब के लिए क्या हो, तो इसका इस तल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा वेक्टर ए, क्षेत्रफल सदिश। और तब ये वैद्युत बल रेखाएं इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई हो गया। तब हम ज्ञात करते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके क्षेत्रफल से
यानी क्षेत्रफल सदिश से या सदिश क्षेत्रफल से वैद्युत रेखाओं की दिशा के बीच कितने का कोण है, थीटा का कोण बनता है। तो आप ऐसे पढ़े हैं कि अगर हम इसको लंब मान लें, आधार हो गया, खड़ हो गया, तो यहाँ के लिए इसका ये यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। ये a यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। तब के लिए वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर E a cos थीटा। जैसे आपने वहां लिखा था फाई बराबर कैपिटल E कैपिटल ए, ठीक। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, ए की जगह यहाँ जब ये थीटा कोण बना रहा है तो हो जाएगा ए cos थीटा, फाई बराबर ई ए cos थीटा। तो ये रहा आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आपने पढ़ा कि थीटा कब होता है। अब आगे आपको हम बता रहे हैं कि दो देखिए विशेष स्थितियों में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि मान लीजिए यदि समतल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, तब के लिए जैसे ये हो गया समतल और ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र, तो इसके लंबवत स्थित है ये समतल, इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है। करें यदि लंबवत स्थित होता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश ए का बीच का कोण जो होगा वो होगा थीटा। इनके बीच का कोण जो होगा वो होगा थीटा। तब कह रहा है कि तब कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि जैसे ये आपका तल है और तल का जो सदिश होगा वो तल के क्षेत्रफल का जो सदिश होगा ये होगा। और जैसे ये तल है, इस तल का पूरा क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल का अगर हम सदिश लेते हैं तो ये हो जाएगा ये सदिश। अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि कोई तल रखा गया है और तल के लंबवत है यानी थीटा बराबर 90 अंश, लंबवत किसके है, तल के लंबवत। एक बार पुनः सुनते हैं कि ये तल है और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये है, तो वैद्युत क्षेत्र तल के बीच का जो कोण बता रहा है वो बता रहा है क्या है, लंबवत है। लेकिन इस तल के क्षेत्रफल सदिश को हम दिखाते हैं ऐसे। तो अब देखिए जब ऐसे दिखाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो समांतर होगा ना। कोण किसका दिखा रहा है, तल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। जैसे ये तल और ये वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच का कोण दिखा रहा है कितना, 90 अंश, लंबवत है। लेकिन अगर हम इसका सदिश लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। इसलिए इसमें लंबवत के लिए थीटा बराबर 0 अंश, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए हैं। तो थीटा बराबर 0 अंश लेंगे तब हो जाएगा फाई बराबर ई ए cos 0 अंश। तब के लिए cos 0 अंश का मान होता है a, तब हो जाएगा फाई बराबर ई ए। ठीक। अब आगे दूसरी स्थिति आती है। तो दूसरी स्थिति ये आती है कि जब तल और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हो। जैसे वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है और मान लीजिए तल भी हमने इधर ही लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच का कोण क्या हो गया, 0 अंश। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की बात करनी है। लेकिन यहाँ बात किसका कर रहा है, यहाँ बात वैद्युत क्षेत्र और तल की कर रहा है। वहां भी बात, यहाँ भी बात वैद्युत क्षेत्र ई और तल की कर रहा था, यहाँ भी बात वैद्युत क्षेत्र ई और तल की कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र पहले वाले में बताया विशेष स्थितियां में कि वैद्युत क्षेत्र तल के क्या है, लंबवत है, या तल वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। देखिए लंबवत है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इन दोनों के बीच इतना इसका कोण बनाना तो लंबवत है। यहाँ क्या कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो तल के समांतर है, देखिए समांतर है, इनके बीच ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, इनके बीच कोई कोण नहीं बना है, 0 अंश। लेकिन इसका जब सदिश ले रहा है, इसका क्षेत्रफल सदिश हमें देखिए क्षेत्रफल पर डिपेंड है बात, यहाँ क्षेत्रफल की तरह तल के क्षेत्रफल सदिश को जब हम लेंगे तो ए आएगा, ए यहाँ। तब वैद्युत क्षेत्र
और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या बन रहा है, 0 अंश। यानी जब तल और वैद्युत क्षेत्र लंबवत हो रहे हैं तब कोण 0 अंश बन रहा है। यहाँ ये ध्यान देना है, बाकी डिफिनीशन में लंबवत होता है तो 90 अंश हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे यहाँ समझाए हैं ठीक उस तरह से होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, समांतर है, दोनों समांतर है, लेकिन जब इसका हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो वो इधर आएगा। तो जब समांतर होंगे, वैद्युत क्षेत्र और तल समांतर होंगे, तब ये क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश। तब दूसरी स्थिति में, जैसे पहला पढ़े थे उसी तरह दूसरी स्थिति में, तब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, तब इनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। तब फाई बराबर हो जाएगा EA cos 90 अंश। तब 90 अंश हो जाएगा, cos 90 अंश का मान सभी लोग जानते हैं 0, तब फाई बराबर 0, यानी वैद्युत रेखाएं नहीं गुजरेंगी यानी 0 होंगी। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए एक बात आती है, जैसे अगर जिसको भी ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, पूछ सकता है, या जो लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनको हम रिप्लाई देंगे। अगले वीडियो बनाएंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि अब कह रहा है कि मान लीजिए इसकी जैसे दिशा आती है, वैद्युत फ्लक्स का दिशा, कभी लोग कहते हैं कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो कैसे जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स धनात्मक है, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है, इस पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि ये तल हो गया, ये तल हो गया, अब वैद्युत बल रेखाएं तो या वैद्युत फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी रेखाएं गुजरती है वही वैद्युत फ्लक्स है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक रेखा या वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, तो ये तल हो गया, ये तल हो गया। यहाँ जो ये रेखा है या वैद्युत फ्लक्स है वो तल से कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। और ये रेखा फ्लक्स कहाँ जा रही है, तल के अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। अब यहाँ समझते, जब वैद्युत फ्लक्स तल से बाहर की ओर जाती है तो धनात्मक फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। और जब अंदर की ओर जाती है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। वैद्युत फ्लक्स अब समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स यदि तल से बाहर की ओर जा रही है तो इधर अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, धनात्मक, और इधर हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो ऋणात्मक। तो जब तल से बाहर जाएगी तो धनात्मक, तल के अंदर जाएगी तो ऋणात्मक होगा। और वैद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके बीमा के बारे में। तो बीमा निकालना तो आप लोगों को बताया गया है, बीमा निकालना सबको हम जानते हैं, बताया गया है। तो आप लोग बीमा निकालेंगे, जैसे इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे हम बताए थे आपको, जब बीमा पढ़ा थे फर्स्ट ईयर में तो पढ़े लिए होंगे। न्यूटन का आप निकाल सकते हैं, बल है, ये क्षेत्रफल का होता है, आवेश का होता है। इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो mlt3 माइनस -3 और ऐसे निकाल लीजिएगा। निकालना तो आपको बताया ही है, सिर्फ निकाल नहीं रहे हैं, बस इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और आप बीमा निकाल लेंगे। ये बीमा हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको गॉस का परिमेय लेके, तब तक के लिए